अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं और हमारे टॉपिक का नेम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी का दूसरा नाम अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स। अब इन लॉज का मीनिंग क्या है, इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके इनपुट्स की मदद से कीपिंग वन वेरिएबल फैक्टर एंड अदर इज फिक्स फैक्टर। ठीक है, लाइक अगर मैं कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ, आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ, क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो अगर मैं किसी एक फैक्टर को वेरिएबल ले लूँ यानी उसकी वैल्यूज़ उसमें चेंजअप करती रहूँ, दूसरे वेरिएबल को फैक्टर को हम कहें कि हमने ये सिर्फ फिक्स कर लिया, इसे हमने कांस्टेंट कर लिया, उसमें चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है। इसको आप याद रख लें, ये हमेशा शॉर्ट रन में होता है, क्योंकि शॉर्ट रन ही वो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अपने किसी एक वेरिएबल को यानी फैक्टर को हम फिक्स कर लेते हैं। किसी भी एक फैक्टर को हम फिक्स कर लेते हैं, यानी दो फैक्टर्स को भी हम फिक्स कर सकते हैं, और कुछ फैक्टर को हम वेरी करते हैं, यानी कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं। सिंपल अगर मैं कहूँ तो हमारा शॉर्ट रन होता है, ये सब हमारे शॉर्ट रन में आते हैं, ये लॉज हमारे शॉर्ट रन को फुलफिल करते हैं, और इसमें हमारे कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स होते हैं। अब कुछ फैक्टर्स को हमने फिक्स क्यों किया और कुछ को हमने वेरिएबल क्यों रखा, उसको हम डिटेल से समझते हैं। शॉर्ट रन है, जैसा इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि शॉर्ट रन में हमारे कौन से फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कौन से फैक्टर्स फिक्स होते हैं। ये प्लेलिस्ट मेरी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो इसको ज्यूम कर लेते हैं। एक फैक्ट्री शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम कर रही है, रियली फैक्ट्री 10 मरला उसकी ज़मीन है, लैंड है, ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर हमें लेते हैं लेबर, यानी उसे पता है कि मैंने हर 2 से 5 साल के लिए काम करना है, इसके बाद मैंने इस काम को छोड़ देना है, इस काम को नहीं करना। तो वो अपनी लैंड पर पैसा नहीं लगाएगी अगर उसकी अपनी है, और अगर उसकी अपनी नहीं है तो वो उसको मज़ीद रेंट पर नहीं देगी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम कर रही है। वो कहेगी अब मैंने लैंड पे पैसे नहीं लगाने क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में काम कर रही हूँ, मैं अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करूँगी, कैपिटल लगाऊंगी, मशीनरी लूँगी या लेबर पर लगाऊंगी, लेबर को अपॉइंट करूँगी। तो वो अपने सब फैक्टर्स को, कुछ फैक्टर्स को फिक्स कर लेगी और कुछ फैक्टर को वेरी करेगी, यानी उसके वेरिएबल होंगे। इस केस में उसने लेबर्स को वेरी किया और अपनी लैंड को फिक्स कर ली। शॉर्ट रन में उसके कुछ फैक्टर्स वेरी करते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं, तो हम कहेंगे कि हमेशा शॉर्ट रन में हमारे कौन से लॉस फुलफिल हो रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न। अब इसमें हमने पढ़ा था टोटल जब भी कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं हम ले लेते हैं, ये लैंड है, हमने इसको ज्यूम किया ये फिक्स है, इसकी वैल्यूज हम ले लेते हैं 10 मरला थी, ठीक है। अब हम आउटपुट एक और फैक्टर जो हमने लिया है वो है हमारा लेबर, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है, यानी ये चेंज होगा, इसमें हमारा चेंज आएगा आउटपुट के जब भी हम आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। लैंड हमारी फिक्स रहेगी, इन दोनों की मदद से हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी लैंड फिक्स रहेगी और लेबर वेरी करेगा, ठीक है। उसकी मदद से हम अपनी टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। इनका कॉन्सेप्ट डिटेल से इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वो प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप उसको देखकर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनको किस तरह कैलकुलेट करना है। इस लेक्चर में भी मैं आपको थोड़ी सी उसके रिवीजन करवा दूँगी, ठीक है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में। पहले इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करने से पहले। नंबर 1 हम कहेंगे कि हमारी लैंड फिक्स है, फिक्स फैक्टर है। नंबर 2 लेबर, हमारा लेबर इस वेरिएबल फैक्टर, लेबर इस वेरिएबल फैक्टर। हम कहेंगे हमारी लैंड फिक्स फैक्टर है इसमें, और हमारा लेबर वेरिएबल फैक्टर है, यानी वो चेंज हो रहा है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लैंड में चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। फिर जितने भी हमारे लेबर्स हैं वो सब इक्वली एफिशिएंट हैं, यानी उनकी काबिलियत एक जितनी है, ठीक है। अब हम यहाँ इसका टेबल वैल्यूज़ राइट करते हैं और साथ ही इसकी डायग्राम को भी हम ड्रॉ करेंगे।
हमने बताया कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड है, वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न हम फुलफिल कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल फैक्टर हमारा फिक्स है और एक फैक्टर हमारा वेरी कर रहा है। अब देखते हैं कि इनकी मदद से, लेबर की मदद से लैंड को फिक्स करके हम कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लैंड हमने फिक्स कर ली 10 मरला थी, इसमें चेंज नहीं होगा जी, फिक्स रहेगी। जब हम लेबर काम कर रहा है तो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है 4 10। 2 लेबर काम कर रहे हैं तो आउटपुट 11। 3 लेबर काम कर रहे हैं तो आउटपुट 20। इसी तरह जब 4 लेबर काम कर रहा है तो आउटपुट 39। 5 लेबर को हायर किया हमने 30 और 39। 6 लेबर काम कर रहा है, उसको हमने रखा, आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है 46। 7 लेबर कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 50। लैंड फिक्स रही, 8 लेबर को हायर किया 50। 9 लेबर को हायर किया तो 45। अब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि किस तरह हम अपनी टोटल प्रोडक्ट क्या होती है किसी भी चीज़ की, वो टोटल क्वांटिटी जो उसके फैक्टर्स को मिलाकर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस केस में 1 लेबर हमने रखा, हायर किया, जो काम कर रहा है, 4 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। 2 लेबर की आउटपुट हो रही है 11 प्रोड्यूस। इसी तरह 3 बाय चलता जा रहा है, 9 लेबर्स रखे और 45। अब हमें मार्जिनल प्रोडक्ट किस तरह कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था किस तरह कैलकुलेट करनी है, एक दफ़ा रिवाइज करवा देते हैं। चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट। फर्स्ट वन तो हमारी 4 रहेगी, सेकंड वन 2 से 1 में कितना चेंज आ रहा है 1 का, यानी इनपुट में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। आउटपुट पहले 4 थी, अब 11 है, तो आउटपुट में कितना चेंज आया, 11 में से आप 4 को माइनस करें तो 7, आंसर है 7। ठीक, अब इसमें कितना चेंज आ रहा है 1, फिर 20 में से 11 माइनस किए 9, अब हमारी आउटपुट में 9 का चेंज आ रहा है। यानी एक एडिशनल लेबर को हायर करने से हमारी टोटल प्रोडक्ट यानी आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट उसको कहते हैं। यानी एक नया लेबर आकर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम कहेंगे कि ये उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है। फिर इसी तरह 4 लेबर जब हायर किया 1 यूनिट का चेंज आया, 30 माइनस 20 10, तो आंसर 10। फिर एक मज़ीद लेबर को हायर किया, 9 का चेंज आया, 9/1 इज इक्वल 9। फिर हमने जब मज़ीद लेबर को हायर किया तो 1 यूनिट का चेंज आया, 46 माइनस 39 इज इक्वल 7। फिर जब एक और मज़ीद लेबर को हायर किया तो हमारी आउटपुट में 4 का चेंज आया। फिर 50 माइनस 50 नो चेंज, और इसमें -5 का चेंज आया। इसका सिंपल आप ये एक ग्रीन की फॉर्म में होता है। अगर मैं आपको बताऊं इस तरह 11 माइनस 4 7, 20 माइनस 11 इज इक्वल 9, 30 माइनस 20 इज इक्वल 10, 39 माइनस 30 इज इक्वल 9, 46 माइनस 39 इज इक्वल 7, 50 माइनस 46 इज इक्वल 4, 50 माइनस 50 इज इक्वल 0, 45 में से 50 माइनस करें तो ये नेगेटिव हो रहा है यानी माइनस। अब हम इसको टेबल को डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा अपने फैक्टर्स को लिखेंगे, लाइक इसमें हमारा फैक्टर है लेबर। वाई एक्सिस पर हम राइट करेंगे अपनी टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल 9 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, सबसे हाईएस्ट हमारी टोटल प्रोडक्ट है 50 एंड सबसे लोएस्ट हमारी जा रही है -5 में, जो कि है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट।
इसको हम थोड़ा और कर लेते हैं, 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड हम 55 से कर लेते हैं टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ 0 रीजन और यहाँ -5, -10 भी कर लेते हैं, बेशक हमारी टेबल वैल्यू में है या नहीं। अब हम देखते हैं सिंपल इसको कि जब हम 1 फैक्टर लेबर का लगा रहे हैं तो हमारी टोटल प्रोडक्ट कितनी है, 4, लाइक यहाँ 2 पर 11, यहाँ 3 पर 20, यहाँ इस तरह बन रही है हमारी टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी मार्जिनल प्रोडक्ट पर। 1 जब यूनिट था लेबर का थी 4, यहाँ सेकंड 7, यहाँ थर्ड पर 9, यहाँ 4 पर 10, यहाँ 5 पर दोबारा 9, यहाँ 6 पर 7, यहाँ 7 पर 4, यहाँ 8 पर 0, यहाँ एंड 9 पर -5 यानी यहाँ। ठीक है, इसको हम करते हैं डॉट को ज्वाइन, तो ये इस तरह की बनेगी। लाइक ये है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट। ये था हमारा ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमने लिख लिया अपने यूनिट ऑफ लेबर को, फैक्टर को जो कि वेरी कर रहा है, लैंड हमारी फिक्स है, और हमारा टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ, और वाई एक्सिस पर मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ। इनको हमने कर दिया ड्रॉ। अब हम देखते हैं इनके मेन स्टेप। जब था हमारा यूनिट 1 यानी हमने एक लेबर को हायर किया, टोटल प्रोडक्ट थी 4। हमने सेकंड लेबर को हायर किया, तब भी हमारी टोटल प्रोडक्ट 11 यानी इंक्रीज़ हुई। थर्ड पर मज़ीद लेबर हायर किया, हमारी टोटल प्रोडक्ट हो गई 20 यानी इंक्रीज़ हो रही है। फोर्थ पर फिर इंक्रीज़ हुई 30, 5 पर हमने किया 39, 6 पर किया 46, 7 पर किया 50। अब आप यहाँ देखें, जब 7 और 8 यहाँ पर हमने मज़ीद लेबर को हायर किया तो हमारी टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, हमारी 50 की 50 ही प्रोडक्ट रही। 9 लेबर हायर किया, हमारी प्रोडक्ट में मज़ीद इंक्रीज़ होने के बजाय फॉल आ गया, ना वो सेम रही, यानी मज़ीद लेबर हमारी आउटपुट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हमारी आउटपुट पहले से डिक्रीज़ हो रही है। तो क्या बचा है जो हमारी आउटपुट डिक्रीज़ होती है, उसकी वजह ये है कि ये भी हो सकता है कि हमारी लैंड जो थी 10 मरला की, उस पर हमें ज़रूरत थी सिर्फ 7 लेबर्स की। जब हमने मज़ीद लेबर हायर किए, 8 लेबर को रखा, तो उनकी आपस में हायर करने से कोई प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ क्यों नहीं आया, क्योंकि लैंड पर उतने लेबर्स की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ज़रूरत थी 7 लेबर्स की। मज़ीद लेबर रखने से हमारे काम में बिगाड़ पैदा हो गया, काम में डिस्टर्बेंस हुई। जब 9 लेबर को हमने मज़ीद हायर किया तो हमारा आउटपुट डिक्रीज़ होने लग गया। क्यों? क्योंकि हमें इतने लेबर्स की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें लेबर एक्स्ट्रा हायर कर लिए, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हायर कर लिए, तो आउटपुट में डिक्लाइन आने लग गया। पहले इंक्रीज़ हुई, फिर कांस्टेंट रही, एंड फिर हमारी आउटपुट डिक्रीज़ होने लग गई। इसी तरह अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ देखें, फर्स्ट 4 में हमने लेबर्स को जब हायर किया तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इस 10 तक 4 पॉइंट तक हम कहेंगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक हम कहेंगे हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर था। ठीक है, हमारी आउटपुट में
इंक्रीज आ रहा था, उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रही थी। फिर 5th लेवल पर जब हमने मज़ीद लेबर रखा, हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लग गई। कहाँ तक डिक्लाइन हुई? यहाँ तक, 0.8 तक। ये वाला आ गया डिक्लाइन, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, मज़ीद हमने 9 लेबर हायर किया तो हमारी आउटपुट मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस हो गई, वो नेगेटिव में चली गई, तो हम कहेंगे नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर होने लग गया। इसी तरह अगर आप देखें, अब हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ कि किस तरह हमारा पहला पॉइंट था हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसमें हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही थी एंड हमारी टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रही थी। लाइक फर्स्ट 4 तक हमारी टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रही थी एंड मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही थी। ये था हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। फिर पॉइंट आता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ये वाला पॉइंट 5th के लेवल के बाद वाला, इसमें हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट हो गई थी फॉल होना, यानी वो उसने गिरना स्टार्ट कर दिया, फॉल हो रही थी वो, लेकिन हमारी टोटल प्रोडक्ट स्टिल बढ़ रही थी। हमारी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही थी तब भी, उसमें कोई फॉल नहीं आ रहा था। फिर आता है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। इसमें हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस नेगेटिव में चली गई। जब ये नेगेटिव पे जाना स्टार्ट होगी उस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, हमारी टोटल प्रोडक्ट में फॉल आया, डिक्लाइन आया। इनका अगर हम देखें तो क्या रिलेशन है, ये रिलेशन बन रहा है हमारा डायग्राम का ग्राफ के साथ। लाइक 4 फैक्टर तक हमारी टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रही थी, हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही थी। ये वाला वो पॉइंट है, हमारी टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रही थी, ऊपर जा रही थी, और हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही थी। इस तरह इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी हमारी रिटर्न इंक्रीज कर रहा है, उस फैक्टर्स को लगाने से हमारे आउटपुट में इंक्रीज आ रहा है। फिर आता है डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, वो है 4th के बाद वाला पॉइंट। इसमें हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लग गई, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ डिक्लाइन हो रही है, लेकिन स्टिल हमारी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है, लाइक इंक्रीज आ रही है, इंक्रीज हो रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज। फिर अब आते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, वो है हमारा ये वाला पॉइंट 8 के बाद वाला। जब हमने 9 लेबर को हायर किया तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चली गई, लेकिन हमारी टोटल प्रोडक्ट तब जाकर डिक्लाइन हुई जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चली गई। सिंपल अगर आसान तरीके से मैं आपको ये ग्राफ का बताऊं तो ये कुछ इस तरह का बनता है। टोटल प्रोडक्ट यहाँ कांस्टेंट थी, फिर डिक्लाइन होने लग गई, एंड हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जब ये इंक्रीज़ हो रही थी तो ये भी बढ़ रही थी, ये डिक्रीज़ होने लग गई, ये स्टिल बढ़ रही है। ठीक है, अब जब ये नेगेटिव में गई तो ये हमारा डिक्लाइन होने लग गया। सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ था कुछ यूँ, यहाँ वो कांस्टेंट थी और फिर उसके बाद फोल्ड होने लग गई, और हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ था कुछ यूँ, यानी यहाँ तक हमारी स्टेज 1 थी, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रही थी, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही थी। ठीक है, फिर आती है हमारी स्टेज 2, ये वाली।
इसमें हमारी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है लेकिन हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रही है, गिरना शुरू हो गई। ठीक है, ये वाला सब फिनोमेना। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज, ये जब ये माइनस में चली गई हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट, तब हमारी टोटल प्रोडक्ट फॉल होने लग गई। क्या? जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चली गई। ये था सिंपल हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। अब यहाँ जो हमारा क्वेश्चन राइज होता है वो है कि हमारी प्रोडक्ट में डिक्लाइन आने की वजह क्या है, वो क्यों डिक्रीजिंग होती है, इसमें डिक्रीज़ क्यों होता है, वो क्यों डिमिनिशिंग हो रही है, मज़ीद लेबर्स को हायर करने से हमारी प्रोडक्ट में क्यों डिक्लाइन आ रहा है, यानी हमारी प्रोडक्ट में आउटपुट में क्यों डिक्लाइन आ रहा है, हमारी प्रोडक्ट वो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में क्यों जा रही है। ये थी हमारी लैंड 10 मरला की। हमने 8 यूनिट तक लेबर हायर किए, ये हमारी लेबर है। ठीक है, सेवन तक हमारी बिल्कुल ठीक थी। जब से हमने एक एक्स्ट्रा लेबर हायर किया 8 लेबर, ठीक है, तो हमारी लैंड पर उतने लेबर्स की ज़रूरत नहीं थी, यानी 7 लेबर लगाकर 7 लेबर्स लगाकर हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंट तरीके से प्रोड्यूस हो रही थी। उसमें बहुत बेहतरी थी, आउटपुट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। जैसे ही हमने मज़ीद 8 लेबर को हायर किया, हमें उस लेबर की ज़रूरत नहीं थी, 7 लोग उस काम को बहुत अच्छी तरह कर रहे थे। हमने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया, एक्स्ट्रा लेबर लगाने से क्या हुआ, हमारी उस लेबर की बाकी लेबर्स के साथ क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, क्योंकि उसके काम की ज़रूरत ही नहीं थी, उस लैंड पर उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। एक मज़ीद लेबर आने से बाकी 7 लेबर जो काम कर रहे थे वो भी डिस्टर्ब हुए और हमारी आउटपुट में डिक्लाइन आने लग गया। फिर हमने एक और लेबर हायर किया 9। उस लेबर को हायर करने से क्या हुआ, हमारी आउटपुट मज़ीद डिक्लाइन यानी माइनस में चलेगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमें उस लेबर की ज़रूरत ही नहीं थी। एफिशिएंट तरीके से पहले 7 लोग काम कर रहे थे, 2 एक्स्ट्रा लेबर लगाने से क्या हुआ, कंट्रीब्यूट करना था जो लेबर्स ने, उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो एक्स्ट्रा थे। तो हमारे जो पहले 7 लोग काम कर रहे थे, मज़ीद 2 के आने से वो भी डिस्टर्ब हुए, सबका काम कम हो गया, पहले से डिस्टर्बेंस हो गई है एक हमारी प्रोडक्शन फैक्टर मज़ीद लेबर्स को हायर करने से। तो हम कहेंगे ये अब डिक्रीजिंग यानी नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर की तरफ जा रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तब हमारी आउटपुट टोटल प्रोडक्ट में डिक्लाइन आ गया और हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चली गई। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।